नमस्कार, मैं दीपशिखा सोनी इंडियन मास्टरमाइंड में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज ऐसे हम मुखातिब हो रहे हैं संजीव जायसवाल जी से। जी हाँ, 1996 बैच के आईएएस अफसर हैं। उनके रहते हुए क्या यहाँ पर काम हो रहे हैं, किस तरह की विकास की गतिविधियां यहाँ चल रही है और क्या क्या उनके आगे के प्रारूप है, यह जानने की कोशिश हम करेंगे। संजीव जी, आपका स्वागत है हमारे इंडियन मास्टरमाइंड में आज के इंटरव्यू में। तो अगर आपके सफर की बात करें तो किस तरह का अब तक रहा है? देखिए, सफ़र तो बहुत ही अच्छा रहा है। 96 बैच का आईएएस मैं हूँ और महाराष्ट्र काडर मुझे मिला, जो कि अपने आप में महाराष्ट्र काडर ही बहुत ही अच्छी है। और ख़ास तौर पे अगर मैं अपनी बात करूँ तो ज़्यादा मेरी पीरियड जो है वो फील्ड पोस्टिंग पे ही गई है। तो एग्जांपल के तौर पे कहा जाए तो लाइक मैं एसडीओ था तलोड़ा, जो नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में है, और उस समय 96-97 में ये पूरा सरदार सरोवर नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो मूवमेंट था वो पीक पे था। उसके बाद मैं सीओ बोल के जिला परिषद नासिक में था। उसके बाद मेरे को बहुत ही कम उम्र में 1.5 साल का स्टिंट मिला मुझे डिप्टी सीएम ऑफिस में काम करने का, जिसमें मुझे कैबिनेट और पॉलिसी डिसीजन और ये सब के बारे में एक इंसाइट की मौका मिली। उसके बाद मैं कलेक्टर बोल के चंद्रपुर में था, जहाँ मैं 3.5 साल था। उसके बाद मैं कलेक्टर बोल के औरंगाबाद में था, तो जहाँ मैं 3 साल के ऊपर था। उसके बाद मेरी अर्बन सेक्टर में स्टिंट चालू होती है और नागपुर में मैं म्यूनिसिपल कमिश्नर था करीबन 2-2.5 साल। और वापस मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि औरंगाबाद जिस डिवीज़न में है, औरंगाबाद मराठवाड़ा रेवेन्यू डिवीज़न, वहाँ का मैं डिविजनल कमिश्नर था। और जो मेरे पोस्टिंग की मुझे लगता है कि जहाँ पे मैंने सही माने में मैंने जो मेरी अपेक्षा थी उससे भी शायद ज़्यादा काम कर पाया लोगों की सपोर्ट से, वो थाने में म्यूनिसिपल कमिश्नर बोल के था, जहाँ पे मैं करीबन 5.5 साल म्यूनिसिपल कमिश्नर था। कोविड के दरमियान मुझे खास करके मुंबई में एडिशनल कमिश्नर बोल के लाया गया ताकि ये जम्बो सेंटर्स वगैरह जितनी सेटअप करनी थी। उसके बाद मैं प्रधान सचिव पानी पुरवठा माने वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट में था, जहाँ पे खास करके जो केंद्र की फ्लैगशिप प्रोग्राम है जल जीवन मिशन, उसको एक डायरेक्शन देने में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली। और पिछले 1.5-2 साल से मैं माडा का वीपी हूँ। तो ओवरऑल बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही सेटिस्फाइंग टेन्योर अभी तक रहा है। और उम्मीद करता हूँ कि जो अब हमारी 7-7.25 साल बची हुई है नौकरी की, 28 साल हो गई है नौकरी, वो भी उम्मीदन अच्छा रहेगी, ऐसा आशा करता हूँ। नहीं, हमने देखा है काफ़ी चैलेंजिंग आपकी जर्नी रही, जो आपने बताया भी और हम भी देखते आए हैं। लेकिन अब जो महाड़ा में आप आए हैं, एक ऐसी बॉडी है महाराष्ट्र की जो यहाँ पर हाउसिंग प्रोवाइड करती है हर तबके को। तो यहाँ पर आना किस तरह का चैलेंज लेकर आया, और कुछ सवाल है इसी को लेकर हमारे कि फिलहाल महाड़ा आपके प्रतिनिधित्व में, आपके गाइडेंस में किन चीज़ों पे फोकस्ड है और आप किस तरह की चीज़ें यहाँ फेस कर रहे हैं या किया है, और क्या तैयारी है? देखिए, ऐसा है कि माडा अपने आप में एक ऐसा संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि शायद पूरे देश में ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा। खास करके सिर्फ मुंबई ही नहीं, बट पूरे महाराष्ट्र के जो हाउसिंग नीड्स है वो माडा के तरफ से की जाती है। माडा होने से पहले जैसे मुंबई लाइक जो मुंबई डेवलपमेंट बोर्ड थी 1949 में, माडा खुद में 77 में आई है। और अभी तक हम लोगों ने खास करके मुंबई और मुंबई के परिसर और इवन द होल स्टेट में आज तक हम लोगों ने करीबन 9.5 लाख घर की निर्मित माडा ने की है। और इसमें ये जो एक जर्नी रहा है, ये जर्नी में खास करके पिछले 1.5-2 साल में जो गवर्नमेंट की फोकस में चेंज है, और खास करके जो हमारे देश के पंतप्रधान हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी जो संकल्पना है कि हर एक को घर मिले। और इसमें 2 कैटेगरी है, एक है जो बेघर है उनको घर देना, और दूसरा है जो बेघर नहीं है बट उससे जो घर वो खरीद सकता है वो उसकी इनकम के दायरे से बाहर है। तो आज सबसे बड़ी चैलेंज मुंबई के बारे अगर मैं बोलूँ तो ये है कि आज मुंबई की अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स 51% के ऊपर है। इसका मतलब ये है कि एक आम आदमी अगर उसे घर लेना है तो उसकी एनुअल इनकम का 51% उसे सिर्फ अपना होम लोन या घर के लिए खर्च करना पड़ेगा, विच इज अगेंस्ट द टोटल नॉर्म्स ऑफ द नेशनल मिनिस्ट्री और द अर्बन और द हाउसिंग डिपार्टमेंट। नेशनल नॉर्म्स में किसी भी आप दूसरे सिटी को देखोगे तो 30% के ऊपर नहीं है, 25% ही है।
अब इसके कारण बहुत है। इसके कारण खास करके अगर मुंबई की बात करूं मैं, तो उसका ऑब्वियसली यहाँ पे मुंबई एक लैंडलॉक्ड सिटी है, जमीन की स्कार्सिटी है, उपलब्धता नहीं है। और तीसरी बात यह है कि बहुत ही हाई डेंसिटी है, और जो काफी सारे लैंड्स है वो एंक्रोच्ड है, स्लम्स है। सो लैंड एक तो अवेलेबल नहीं है, दूसरा जो लैंड अवेलेबल है उसकी प्राइस की तुलना अगर आप दिल्ली से, चेन्नई से, कोलकाता से, किसी से भी करते हैं तो उसकी कंपैरिजन ही नहीं किया जा सकता है। एंड द सेम अप्लाइज फॉर मुंबई एंड द MMR, जो हम मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन बोलते हैं। अब लैंड फैक्टर कपल्ड विथ हाई डेंसिटी, कपल्ड विथ कि एक तरफ से समुद्र होने की वजह से आप रिक्लेमेशन नहीं कर पा रहे, और हाई राइज बिल्डिंग के अलावा यहाँ पे दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो मुंबई एक ऐसी शहर है जहाँ पे 120 मीटर तो बहुत ही कॉमन है, 180, 200, 250, 280 मीटर तक बिल्डिंग जाती है। और जैसे जैसे बिल्डिंग की हाइट बढ़ती है तो उसकी कॉस्टिंग उतना ही इंक्रीज हो जाता है। तो आज अगर एक अफोर्डेबल हाउसिंग का कॉन्सेप्ट में 45 लाख का नॉर्म है एक किसी भी मेट्रो सिटी के लिए, सही मायने में अगर मैं कहूँ तो 45 लाख में आज मुंबई में घर नहीं मिलता है। और यहीं पे माडा का रोल ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, खास करके जब इस पूरे कॉस्टिंग फैक्टर्स, लैंड अवेलेबिलिटी फैक्टर में अपनी कॉस्टिंग कैसे कम रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ अफोर्डेबल हाउसिंग मिले। और मुझे ये कहते हुए अभिमान है कि पिछले 2 साल में हमने मुंबई में खास करके 2 लॉटरी किया, जिसमें करीबन 7,000 के ऊपर घर हमने लोगों को दिया है। और उसमें अगर आप एवरेज प्राइसिंग अगर EWS और LIG का देखेंगे तो वो एवरेज प्राइसिंग जो है वो 30, 40, 50 लाख के अंदर ही है। और अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र में पिछले 1.5-2 साल में हम लोगों ने करीबन 13 लॉटरी किया है, जिसमें 30,000 घर हमने लोगों को दिया है। उसकी कॉस्टिंग और कम है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप उसकी तुलना अगर आप हमारे नंबर ऑफ एप्लीकेशन के साथ देखेंगे तो करीबन अगर मैं टोटल स्टेट की बात करूं तो 30,000 घर के लिए करीबन 6 लाख के ऊपर एप्लीकेशन आई है। तो इससे ही सिद्ध होता है कि माडा के घर की इतनी डिमांड है, लोग इंतजार करते हैं कि कब माडा की लॉटरी आएगी और कब हमें उसमें अर्ज करने का मौका मिलेगा। ये तो है जो फैक्चुअल पोजीशन है। अब खास करके जो हमारे केंद्र के और राज्य के जो एक सो कॉल अभी उनका एक फोकस एरिया आया है, वो फोकस एरिया है कि मुंबई और MMR में एक ग्रोथ हब रीजन इसको बनाया जाए। और इसका मास्टर प्लान जो है और इसकी पूरी जो देखरेख है वो नीति आयोग के सुपरविजन में हो रही है। इसके अंतर्गत में हमें अगले 5 साल में मुंबई और मेट्रोपॉलिटन रीजन के अंदर करीबन 3 मिलियन माने 30 लाख घर की निर्मिति करनी है, और वो भी अफोर्डेबल हाउसिंग। और इसमें जो एक कंपोनेंट जो है वो स्लम्स का कंपोनेंट है कि जो ऑलरेडी लैंड पे स्लम्स है, तो उसके लिए एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है SRA, स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी, उनके माध्यम से ये स्लम की रीडेवलपमेंट की जाती है। और माडा और दूसरे एजेंसीज के द्वारा करीबन 8 लाख घर की निर्मिति हमें अगले 5 साल में करना है। और मुझे बहुत ही आनंद होता है ये कहते हुए कि माडा ने अपने आप पे जो ये 8 लाख सबके लिए था, तो माडा ने खुद के लिए ये चैलेंज लिया है कि अगले 5 साल में माडा के तरफ से 8 लाख घर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये हम डेवलप करेंगे, जिसे मार्केट में आएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट ये सब अफोर्डेबल हाउसिंग होगा। दूसरा जो आज तक मैं ये नहीं कहूँगा कि प्लानिंग में किसी प्रकार की कमी थी, पर जैसे होता है कि एज टाइम passes by the needs changes and your vision changes. So उसके अंतर्गत में अभी तक रेंटल हाउसिंग एज अ कॉन्सेप्ट ये था ही नहीं, और जो थोड़ा बहुत होता था वो बहुत ही मिनिस्क्यूल लेवल पे होता था। पहली बार अभी हम इस ग्रोथ हब के अंदर में, और हमारे जो भी हाउसिंग पॉलिसी का ड्राफ्ट जो हमने पब्लिश किया है उसके अंतर्गत हम लोगों ने रेंटल हाउसिंग का एक नया विंडो या कंपोनेंट लाया। और ये रेंटल हाउसिंग जो है अपार्ट फ्रॉम द कॉमन सिटीजन्स, उसके अलावा इसमें वर्किंग वुमेन हॉस्टल, स्टूडेंट हॉस्टल, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए रहने की व्यवस्था, और ओल्ड एज होम सीनियर सिटीजन्स के लिए। तो ये एक नया घटक
या एक नया आई वुड से नॉट अ डाइवर्शन बट एन एडिशन टू व्हाट वी आर ऑलरेडी डूइंग, ये जो कंपोनेंट आई है दिस मेक्स इट इवन मोर चैलेंजिंग एंड टू बी स्पीकिंग वेरी ऑनेस्टली मोर डूएबल, क्योंकि अभी सेक्टर बढ़ गई है। पहले हम सिर्फ अफोर्डेबल हाउसिंग करते थे, अब अफोर्डेबल हाउसिंग के साथ रेंटल हाउसिंग के साथ में ये जितने कंपोनेंट्स है, वर्किंग वुमेन हॉस्टल, सीनियर सिटीजन होम, स्टूडेंट हॉस्टल, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए, और ये सब करते हुए जो मैंने शुरुआत में कहा अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स माने प्राइसिंग ऑफ द हाउस को कैसे लिमिट किया जा सकता है, वो एक पॉइंट है। सिमिलरली लिवेबिलिटी इंडेक्स जो है कि वहां पे जो लोग रहते हैं, जो शिफ्ट करते हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहे। तो ये एक फोकस चेंज के लिए अभी तक जो हम रीडेवलपमेंट करते थे वो रीडेवलपमेंट काफी हद तक इंडिविजुअल बिल्डिंग बेस्ड था। मैं अपने आगे में बताऊंगा कि माडा का मेन रोल क्या है। और अभी पिछले 1.5-2 साल में खास करके हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे विभाग के माननीय मंत्री जो पूर्वी सीएम थे खुद श्री एकनाथ शिंदे जी, और हमारे राज्य मंत्री और बाकी सब मंत्रीगण जितने हैं, अभी हमारी फोकस हो गई है कि इंडिविजुअल रीडेवलपमेंट तो अलाउ करना है बट फोकस शुड बी ऑन क्लस्टर रीडेवलपमेंट। तो वो क्लस्टर में क्या होता है कि अगर 10 बिल्डिंग, 15 बिल्डिंग, 20 बिल्डिंग एक साथ आते हैं तो उसकी जो लेआउट प्लानिंग है वो लेआउट प्लानिंग बहुत अच्छी होती है। और दूसरी बात यह है कि उसके इंटरनल रोड्स के अलावा जो एम्यूनिटीज होते हैं, चाहे वो क्लब हाउस हो, स्विमिंग पूल हो या अदर फैसिलिटीज हो, ओपन स्पेस हो, गार्डन हो, ये सबको अपन मैंने हम लोग इसमें अच्छी तरह से उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, विच इनडायरेक्टली improves the living quality of the citizen। बिल्कुल संजीव जी, ये सवाल में मैं भी आने वाली थी कि जैसा आपने कहा कि 8 लाख घर आप आने वाले 5 सालों में देने वाले हैं। अब तक की बात करें तो टारगेट हमेशा कंप्लीट किया है आप लोगों ने, बट 8 लाख घर क्या आपको लगता है ये हर तबके तक पहुंच पाएगा, या आपके टारगेटेड ऑडियंस या फिर टारगेटेड जो हमारे लोग हैं उन तक पहुंच पाएगा? सेकेंड, जो क्लस्टर रीडेवलपमेंट में हम जा रहे हैं तो हम किनके साथ इनडायरेक्टली सोच रहे हैं कि माड़ा जाने वाला है, जिनके साथ मिलकर इस लेवल पे आगे बढ़ने वाला है? एंड दैट पॉपुलेशन जो बढ़ते जा रही, हर व्यक्ति तक घर पहुंचाना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन आप जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि आने वाले 5 साल हर उस व्यक्ति तक वो घर पहुंचेगा जो मुंबई में रहता है या मुंबई आता है, या मतलब वहां उस चीज को लेके आपका रोड मैप क्या है? देखिए मुंबई की जो, अगर मैं मुंबई की खास बात करूं तो मुंबई की जो हाउसिंग नीड्स है उस पे माडा इज वन कंपोनेंट। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि स्लम का जो है वो एसआरए है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मुंबई की हाउसिंग स्टॉक प्रोवाइड करने में प्राइवेट प्लेयर्स का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि यहाँ पे क्लीन लैंड अब अवेलेबल नहीं है, और अगर होगा तो बहुत ही लिमिटेड कोई पॉकेट्स होगा। हाँ। और अब आने वाले दिनों में जो पिछले कुछ साल से ऑलरेडी चालू हो चुकी है, जो फोकस रहेगी वो रहेगी रीडेवलपमेंट पे, और यहाँ पे माडा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर मैं इस पे अगर 2 मिनट या 3 मिनट एलैबोरेट करूं तो फिर शायद जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको समझ में आएगा कि अगर मैं मुंबई शहर की बात करूं तो कोलाबा से लेके दादर तक यहाँ पे प्राइमरीली जो बिल्डिंग्स हैं उसे हम यहाँ पे सेस्ट बिल्डिंग बोलते हैं। ये बिल्डिंग 1969 के पहले की बिल्डिंग है, और आमतौर पे ये बिल्डिंग 80 साल 100 साल या उसके आगे भी है। शुरुआत में इसकी संख्या 19,000 थी, आज के दिन में ये 13,000 पे आई है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे के पूरे 5-6 हज़ार जो रीडेवलपमेंट हो चुकी है, कुछ की रीडेवलपमेंट हुई है, कुछ प्रोसेस में है, और कुछ जो है जो लैंड थी वो रीडेवलप वहां पे कर नहीं सकते बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन। बट फिगर्स पे अगर नहीं भी जाऊं तो 13,000 और सेस बिल्डिंग्स आज भी मुंबई में इस सेक्टर में जिसका रीडेवलपमेंट करना आवश्यक है वो पड़ी हुई है। अगर आमतौर पे भी अगर आप देखोगे एक बिल्डिंग का अगर आप एवरेज 40 घर अगर पकड़ते हैं तो 13,000 से अगर 40 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो जो फिगर्स है, जो 1 लाख के ऊपर के फिगर्स आती है, वो अपार्ट, वो तो 1 लाख के आसपास आप वहाँ पे लोगों को जो है रीडेवलपमेंट आप करके उनको घर देंगे। उस पे जो फ्री सेल कंपोनेंट आता है, दैट्स द कैच।
तो वो फ्री सेल कंपाउंड में अगर मैं प्रिज्यूम करूँ, मैं ऑब्वियसली 5 साल में सब बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में नहीं जाएगी, बट हमारी कोशिश ये है कि अगले 5 साल में मैक्सिमम सेस बिल्डिंग्स रीडेवलपमेंट में आना चाहिए। उसकी 2 एडवांटेज है। एक एडवांटेज तो ये है कि यहाँ जो लोग रहते हैं वो ऑलरेडी बहुत ही डिलैपिडेटेड बिल्डिंग्स में रहते हुए उनका लाइफ इज ऑलवेज इन अ थ्रेट कि कभी अगर बिल्डिंग कोलैप्स हो गया, खास करके बारिश में, तो उनको अपने ओनरशिप पे एक 400-500 स्क्वायर फीट का घर मिलता है। और प्लस रिहैब का बाद जो फ्री सेल होता है उस पे उस विसिनिटी में उतना, तो बेसिकली वो लैंड पोटेंशियल से हम घर क्रिएट करते हैं। अभी तक क्या था कि रीडेवलपमेंट का प्रपोजल, खास करके जो हम सेस बिल्डिंग है, तो इसके लिए जो सेक्शन है वो 33(7) है। 33(7) में इट वाज टोटली डिपेंडेंट ऑन द लैंड ओनर और द टेनेंट्स। अगर उन्होंने रीडेवलपमेंट का प्रपोजल दिया तो ही जाके उसका प्रोसेसिंग करके कंसेंट वेरिफिकेशन 79A जो प्रोसेस है, और उसके बाद रिपेयर बोर्ड जो माडा के अंदर आती है उसका एनओसी और उसका जो है प्लानिंग अथॉरिटी वो मुंबई कॉर्पोरेशन है, और फिर वो आईओडी देके उसका काम चालू करता है। बट जो चैलेंज थी वो ये थी कि अगर उन्होंने प्रपोजल सबमिट ही नहीं किया तो क्या, और इसीलिए इतने बड़े प्रमाण में आज भी सेस बिल्डिंग रीडेवलपमेंट के लिए बचे हुए। और इस पे मुझे बहुत ही आई फील वेरी हैप्पी टू से कि पिछले 2 साल में स्टेट गवर्नमेंट ने परस्यू करने के बाद में एक एक्ट में अमेंडमेंट लाई गई, और ये पहली बार हुई है, और एक 79A बोल के एक अमेंडमेंट की गई जिसके अंतर्गत जो आज तक हम डिपेंडेंट थे कि भाई अगर आपका प्रपोजल आप देते हो तो हम जाके उस पर प्रोसेस कर सकते हैं, और माडा के पास कोई पावर नहीं था टू कॉल फॉर प्रपोजल्स। ये 79A आने के बाद में इसकी जो एसओपी है वो एसओपी के बेसिस पे जो बिल्डिंग डिलैपिडेटेड है, जिसको बीएमसी ने धोखादायक बोल के डिक्लेयर किया, या जो बिल्डिंग हमारे डेफिनेशन में आती है जो बियॉन्ड इकोनॉमिक रिपेयर्स है, मैंने वहां पे अब खर्चा करके भी वो बिल्डिंग की स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, तो ऐसे बिल्डिंग को सू मोटो माडा नोटिस दे सकती है। और वो 3 महीना का पीरियड जाने के बाद ये 6 महीना का राइट रहता है पहले लैंड ओनर को अंडर 79A कि वो रीडेवलपमेंट के लिए किसी डेवलपर या खुद एक प्रपोजल सबमिट करे। वो अगर 6 महीने में सबमिट नहीं करते हैं तो 79B में नोटिस जाती है, जिसमें ये राइट सोसाइटी या वो टेनेंट को चले जाता है, जो आज तक था ही नहीं। और अगर किसी कारण से मान लीजिए न लैंड ओनर न टेनेंट ने किसी डेवलपर को अपॉइंट नहीं कर पाया और ये 1 साल का पीरियड निकल जाता है, तो माडा नाउ हैज द राइट टू टेक ओवर द प्रॉपर्टी फॉर रीडेवलपमेंट। इसलिए जो मैंने कहा कि क्यों डूएबल है, और एज वी स्पीक आज जैसे हम बोल रहे हैं तो करीबन पिछले 1-1.25 साल में जब से अमेंडमेंट आई है, माडा ने करीबन 1000 के ऊपर बिल्डिंग को ये 79A या उसके बाद में 79B का नोटिस दिया है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अभी तक 50 से 100 के ऊपर एनओसी दी गई है। तो ये चूंकि अमेंडमेंट अगर नहीं आता तो ये कभी नहीं हो सकता। दूसरा जो एक सबसे माने इट्स अ परपेचुअल प्रॉब्लम, वो ये है कि आपने एनओसी दे दिया, बीएमसी ने उसको आईओडी सीसी दे दिया माने कंस्ट्रक्शन, बट फॉर सम रीजन वो प्रोजेक्ट स्टॉल्ड है। या तो वो जिसने काम लिया था उसके पास फाइनेंस नहीं है, या कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है, या एनी रीजन, या टेनेंट्स की सपोर्ट नहीं मिलती है, और इस वजह से देयर वाज नो प्रोविजन कि ऐसे जो हम कहते हैं सैंक्शन बट स्टॉल्ड, इस प्रोजेक्ट में अगर काम नहीं हो रहा तो क्या किया जाए। तो एक और अमेंडमेंट की गई, ये भी पिछले 2 साल की बात है, इसमें 91A बोल के अमेंडमेंट आई है, और 91A के अमेंडमेंट के वजह से जो प्रोजेक्ट सैंक्शन बट स्टॉल्ड है उसको माडा नोटिस देके जो डेवलपर है अगर वो नोटिस दे सकते हैं, और नोटिस देने के बाद में अगर उसने रीडेवलपमेंट चालू नहीं किया देन माडा कैन एक्वायर दैट प्रॉपर्टी एंड डेवलप इट। तो ये जो 2 मेजर चेंजेस हुई है 79A एंड 91A, इसकी इम्पैक्ट डेफिनेटली, एंड आई एम ऑन रिकॉर्ड व्हेन आई से दिस, कि डेफिनेटली इन द कमिंग फ्यू इयर्स इसकी इम्पैक्ट सेस बिल्डिंग्स का रीडेवलपमेंट में पक्का दिखना ही है। तीसरा जो स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे, खास करके चूंकि मुझसे वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, पर मुझे लगता है कि ये जो हमारे प्रेक्षक है उनको पता होना चाहिए,
कि स्टेट गवर्नमेंट ने पिछले साल एक डिसीजन लिया, ये जो चीज माडा के साथ हो रहा था ये सेम चीज SRA के साथ भी हो रहा है, स्लम के रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी। उनके जो स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स थे जहाँ पे उन्होंने भी LOC दिया हुआ है या जो भी है, और बाद में वो डेवलपर वहाँ काम नहीं कर रहा है या लोगों को खाली करवा दिया है, रेंट नहीं दे रहा है या लोग बेघर होके रहे, स्लम्स के लोग हैं। सो एज अ पॉलिसी डिसीजन गवर्नमेंट ने ऐसा डिसीजन लिया कि ऐसे जो स्टॉल्ड स्लम के प्रोजेक्ट्स है उसे अब दूसरे गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू कंप्लीट किया जाए। तो फॉर एग्जांपल MMRDA, माडा, MIDC, महाप्रीत है, सिडको है, कॉर्पोरेशन है, और पहले चरण में करीबन 2 लाख घर अलग अलग प्रोजेक्ट्स में जो SRA ने सैंक्शन किया था, डेवलपर अपॉइंट किया था, उनसे निकाल के ये बाकी गवर्नमेंट एजेंसीज जो फाइनेंशियली प्रॉपर है या देयर वेल ऑफ, उनको दी गई है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक डिसीजन गवर्नमेंट ने ली है, और माडा के बारे अगर मैं कहूँ तो करीबन 23 की 24 प्रोजेक्ट है जो माडा को आ रही है, जिसमें करीबन 25 से 30 हजार स्लम के घर जो स्टॉल्ड थे वो हम बनाएंगे अब। तो विंडोज बहुत खुल गई है। जो प्राइवेट डेवलपर्स के पास था वो अगर वो नहीं करता है तो माडा हो या अदर एजेंसीज हो वो कर सकते हैं। और अगर इस प्रकार से प्लानिंग की जाए तो मुझे लगता है कि 8 लाख घर की निर्मित कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब मैं आता हूँ जो वर्ली या दादर से मुलुंड तक, माने ये आइलैंड सिटी का जो पार्ट है, तो यहाँ पे करीबन माडा के खुद के 114 लेआउट है, 114 लेआउट्स है, जिसमें करीबन 2-2.25 लाख के आसपास घर होंगे। और क्राउडी बेल्ट का जी हाँ, कुछ में डेंसिटी हाई है, कुछ में कम है, कन्वेंस भी हो चुकी है। और यहाँ पे खास करके 2018 में गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि जो माडा के लेआउट्स है वहाँ पे प्लानिंग अथॉरिटी माडा ही रहेगी, जो पहले BMC था। तो जैसे मैंने कहा सेस बिल्डिंग के लिए प्लानिंग अथॉरिटी इज BMC, लेकिन हम लोग सब उसका जो पूरा है कंसेंट वेरिफिकेशन, वहाँ पे उसकी एनेक्चर बनाना, NOC देना, ये सब हमारा रिपेयर बोर्ड करता है। बट मुंबई बोर्ड के तरफ से जो ये 114 लेआउट है वहाँ पे एवरीथिंग, कंसेंट वगैरह तो एक तरफ, सोसाइटी का फॉर्मेशन और बाकी उसकी AGM, उसकी प्लानिंग जो है वो जो हमारा स्पेशल सेल है अथॉरिटी में, माडा अथॉरिटी में, उनके तरफ से जाता है। सो इट्स बेसिकली सिंगल विंडो। और ये 114 लेआउट्स में अभी तक हम लोगों ने 3000 के ऊपर के NOC दिया है, LOA भी दिया है, काम अच्छी चल रही है। बट अभी इसमें जो एक फोकस चेंज हुआ है, वो फोकस चेंज हुआ है जो मैंने शुरुआत में कहा था कि इंडिविजुअल बिल्डिंग के सिवाय क्लस्टर रीडेवलपमेंट करना। और अभी पिछले जस्ट इलेक्शन के पहले गवर्नमेंट ने 2 खास करके क्लस्टर, जैसे GTV नगर है जिसे हम पंजाबी कॉलोनी बोलते हैं, जहाँ के लोगों की घर 2020 में ही उनको धोखादायक होने की वजह से उनको वहां से निकाला गया था। और दूसरा अभी एक अभ्युदय नगर, एक मोतीलाल नगर है जो कुछ किसी कोर्ट मैटर की वजह से उसका फाइनल ऑर्डर्स आर एक्सपेक्टेड एनी टाइम। उसके अलावा आदर्श नगर है, बैंड्रा रिक्लेमेशन है। अभी हम एक प्रयोग पे इधर ही गांधीनगर, माने जो ये BKC का एरिया है जो हम कहते हैं बैंड्रा ईस्ट, वहाँ पे क्लस्टर अप्रोच थ्रू इंडिविजुअल सैंक्शन, ये एक नया प्रयोग हम कर रहे हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जो बड़े बड़े क्लस्टर्स है, लेआउट है, वहाँ पे अगर ये क्लस्टर अप्रोच के थ्रू अगर सोसाइटी खुद फेडरेशन फॉर्म करके प्रपोजल सबमिट करती है तो वेल एंड गुड। अगर सोसाइटी फॉर सम रीजन फेडरेशन फॉर्म नहीं करती है तो कैबिनेट के सामने जाके उसका प्रपोजल लेके, जिसको हम बोलते हैं CND, माने कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एजेंसी की अपॉइंट करके उसके डेवलपमेंट करना। तो यहाँ इसके थ्रू तो डेफिनेटली अगर मान लीजिए कि 114 लेआउट में अगर बहुत ही, अगर मैं क्या बोलता हूँ, पेसिमिस्टिक फिगर भी अगर लेता हूँ, ऑन द लोअर साइड लेता हूँ कि इफ अ डिसेंट नंबर्स ऑफ प्रोजेक्ट्स आर सैंक्शन्ड, तो नॉट ओनली फॉर द रीडेवलपमेंट जिसमें लोगों को फ्री के 508 स्क्वायर फीट का मिनिमम क्षेत्र का घर मिलता है, प्रैक्टिकली उससे ज्यादा ही मिलता है, वो लोगों का रीडेवलपमेंट होना, प्लस फ्री स्टॉक में मार्केट में, क्योंकि लैंड की रिलीज होगी तो ही घर बनेगी ना। तो ये दोनों के वजह से जो 33(7) में मैंने जो अपना अमेंडमेंट हुई है, प्लस 33(5) में जो फोकस चेंज हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि इसके द्वारा अगर सही में प्लानिंग की जाए तो 8 लाख
घर की निर्माण करना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शुड नॉट बी डिफिकल्ट। तो 8 लाख घरों की तो बात है, पर उसमें क्या ये जो रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट की जो आपने बात की, क्या उसमें वो इंक्लूडेड है या उसे आप सेपरेट प्लानिंग के साथ चल रहे हैं? सी देखिए, अब ऐसा है कि रेंटल हाउसिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग। तो अभी आज ही जैसे मैंने बताया, क्योंकि हमारी जो सजेशंस गई है गवर्नमेंट को फॉर द हाउसिंग पॉलिसी, उस पे सही माने में मुझे वो कहना नहीं चाहिए आज, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ कि रेंटल हाउसिंग में भी, जैसे अब्रॉड में अगर आप यूएस देखो या यूरोपियन कंट्रीज देखो, तो रेंटल हाउसिंग में एक बाईबैक फैसिलिटी रहती है आफ्टर अ फ्यू इयर्स। उसमें एक डिप्रिसिएशन और रेंट कितना पे किया, वो कॉन्सेप्ट है, वो पूरा स्टडी करके हम लोगों ने वो भी इनकॉर्पोरेट किया है। और मुझे लगता है कि अगर इसे अप्रूवल आती है तो डेफिनेटली रेंटल हाउसिंग इज ऑल्सो अल्टीमेटली कैसा है, देखिए आज बॉम्बे में जो लोग आते हैं, मुंबई में या मुंबई एमएमआर में लोग आते हैं, खासतौर के लोग यहाँ पे काम के लिए आते हैं। आज हमारे पास यहाँ कोई एक ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम ही नहीं है कि अगर मैं मान लीजिए बनारस से या कलकत्ता से या दिल्ली से मुझे एक 3 महीना की नौकरी लगी है या 6 महीना की नौकरी लगी है, 2 साल की नौकरी लगी है, तो मैं आने से पहले अपने आप के लिए एक भाड़े पे घर एक गवर्नमेंट पोर्टल के थ्रू, there's no facility. तो वो फैसिलिटी अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो हाउसिंग नीड्स इन मुंबई खास करके और एमएमआर में जो है, इज नॉट ओनली फॉर सेल्फ ओनरशिप, इट इज ऑल्सो फॉर गेटिंग अ डिसेंट हाउस एट अ डिसेंट रेंट। और अगर इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है तो डेफिनेटली लोगों की उस पर एक फेथ बोलिए या जो प्रोसेस रहेगी वो अच्छा रहेगा। तो ऐसे ही हाउसिंग पॉलिसी में माडा को रेंटल हाउसिंग के लिए एक नोडल एजेंसी बोल के डिक्लेयर की गई है। तो पॉलिसी फाइनल होने के बाद जो सजेशंस है वो इनकॉर्पोरेट होगा। लास्ट पॉइंट इन दिस कनेक्शन जो मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे मैंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर की मुंबई एमएमआर खास करके, बाकी जगह पे तो ठीक है, जो बाकी डिविजन है महाराष्ट्र में, वहां पे जो हाउसिंग नीड का जो स्टॉक क्रिएशन है उसमें प्राइवेट सेक्टर का एक बहुत बड़ा रोल है। माने प्राइवेट सेक्टर माने जो ये प्राइवेट अपने बिल्डर्स होते हैं, चाहे वो एमसीएचआई हो, नरेटको हो, क्रेडाई हो, बाकी जितने भी लोग हैं। और सही माने में अगर आप देखेंगे तो आज जैसे मैंने कहा लैंड कॉस्ट तो एक फैक्टर है, बट अफोर्डेबल हाउसिंग को अगर सही माने में हमें इम्प्लीमेंट करना है तो और भी सारे फैक्टर्स है। अगर आज आप मुंबई की एमएमआर में घर का जो कॉस्टिंग का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे जो लोडिंग होती है बिकॉज ऑफ प्रीमियम, बिकॉज ऑफ जीएसटी, बिकॉज ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट चार्जेस, बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस, मेट्रो सेस, लेबर सेस, तो ये लोडिंग इतना हाई है कि अगर घर बनाने की कीमत 100 रुपए है तो शायद ये सब जितनी लोडिंग होती है वो लोडिंग इज ऑल्सो एज गुड एज 60 to 70 रुपीज, इंक्लूडिंग ऑल दिस। उसमें कुछ टैक्सेस है। सो अभी परसों ही नीति आयोग के साथ एक मीटिंग हुई है जिसमें हमारे राज्य के मुख्यमंत्री महोदय खुद थे, देवेंद्र फडणवीस जी। तो अभी ये हाउसिंग पॉलिसी के अंदर में हम लोग ये भी प्रपोज कर रहे हैं, माडा की तरफ से प्रपोजल जारी है, यही है इनफैक्ट आज, कि अगर हमें प्राइवेट सेक्टर की भी कॉस्टिंग रिड्यूस करना है, सो ओनली लिमिटेड टू अफोर्डेबल हाउसिंग क्रिएशन एंड ओनली लिमिटेड टू रिहैबिलिटेशन ऑफ सेस बिल्डिंग सोसाइटीज और 114 लेआउट्स का जो सोसाइटीज है, इतना ही लिमिटेड, प्लस रेंटल हाउसिंग इन द कंपोनेंट जो मैंने पहले कहा, माने वर्किंग वुमेन हॉस्टल, सीनियर सिटीजन्स एंड स्टूडेंट्स। इस पे कॉस्टिंग रिड्यूस करने के लिए जो हमें सजेशन है कि प्रीमियम में रिडक्शन की जाए, जीएसटी का बारे में, ऑब्वियसली जीएसटी कम्स अंडर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट की इशू है, या स्टैम्प ड्यूटी हो, डेवलपमेंट चार्जेस हैं, तो इसको अगर कम कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली आज जो बहुत लोग घर ले सकते हैं, जिसको बैंक लोन मिल सकता है, बट इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि कॉस्ट ऑफ द हाउस और उसका इनकम और उस इनकम पे उसके जो इंस्टॉलमेंट पे करना है, ईएमआई, वो बैंक कभी भी सैंक्शन नहीं करेगा। राइट। तो वी हैव टू सी इन द बिगर एंगल हु आर द प्रोवाइडर्स। द प्रोवाइडर ऑफ हाउसेज इज माडा प्राइमरीली, यस, बट दैट इज लिमिटेड। जो प्राइवेट सेक्टर से हाउसिंग आ रही है उसकी अफोर्डेबिलिटी कैसे इंप्रूव की जाए। सो दिस ऑल सजेशंस वी हैव पुट इन द हाउसिंग पॉलिसी। और मुझे उम्मीद है कि, और मुझे विश्वास है कि स्टेट गवर्नमेंट उस पर कंसिडर करने के बाद में, जहां सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है उनके साथ, और जो स्टेट की डिसीजन है, और जहां तक माडा का सवाल है, तो जो मुझे प्रीमियम्स की और बाकी जो
इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी है या द कवरेज पीरियड है, वो सब चेंजेस मैं अभी शायद 1 महीने के अंदर मैं इशू कर दूंगा। लास्ट इशू जो ऑलरेडी हाउसिंग पॉलिसी के अंदर में आई हुई है और सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑलरेडी सीज ऑफ द मैटर, वो ये है कि मुंबई में खास करके बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लैंड है, जैसे पोर्ट ट्रस्ट के लैंड है, जेएनपीटी की है, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट है, रेलवेज है, डिफेंस है, एयरपोर्ट है, और ये सब काफी सारे लैंड जो है ये एंक्रोच्ड है। तो कहने को लैंड है बट वो लैंड एंक्रोच्ड है, शायद प्रोटेक्टेड स्लम्स भी है 2011 के पहले के होने की वजह से, और ये लैंड पोटेंशियल बिकॉज अभी तक कोई जेवी मॉडल था ही नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का लैंड है। अभी सिर्फ धारावी में एक एग्जांपल है जहाँ पे रेलवेज की लैंड जो है वो धारावी प्रोजेक्ट के लिए ऑन पेमेंट बेसिस दी गई है, बट इसी को एस्केलेट करना और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लैंड जो महाराष्ट्र में या खास करके मुंबई में और एमएमआर में है जो इंक्रोच्ड है, उसकी पोटेंशियल अनलॉक करना, तो ये एक नया एक विंडो खुली है, और ये विंडो पे मुझे पूरा विश्वास है कि राज्य शासन और केंद्र शासन की इस पे ऑलरेडी फोकस आई हुई है, और उस पे वो जब पॉलिसी डिसीजन में चेंज होती है तो एक मेजर चंक ऑफ लैंड विल बी अवेलेबल इन मुंबई फॉर द क्रिएटिंग ऑफ द हाउसिंग स्टॉक। जब हम मुंबई बोलते हैं ये कुछ भागों में बट जाता है। मुंबई यानी एक टाउन का एरिया आ जाता है जो दादर से चर्चगेट होता है, एक एरिया सबब होता है जो बोरीवली तक खत्म होता है, और फिर नवी मुंबई विरार का एरिया आता है। तो आपके अंदर में कितने एरिया एक्वायर्ड हैं अब तक, और इन जगहों पे कैसे चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि हर एरिया में रेट कार्ड भी अलग है, ज़मीन का भी इशू है जो आपने कहा, लैंड का इशू है, प्राइवेट लैंड्स का भी इशू है, इवन वाटर क्राइसिस बहुत उभरता हुआ मुद्दा है। तो महाड़ा को भी क्या इससे 2-4 होना पड़ता है, और इसको लेके क्या एग्जीक्यूशन प्लानिंग है, क्योंकि अगर 5 साल में हम 8 लाख घर देने की बात करते हैं तो इनको लेकर भी क्या हमारे मन में, हमारे माइंडसेट के साथ हम तैयार हैं कि हम अपने आने वाले भविष्य को एक अच्छे घर के साथ सारी फैसिलिटीज देंगे और टॉप जगहों पर हम दे पाएंगे। 30,000 हाउसेज तो थ्रू माड़ा हम लोगों को उपलब्ध लॉटरी के द्वारा करेंगे। दूसरा जो मैंने कहा नहीं, बट खास करके ये मुंबई के बाहर के लिए लागू होती है, बट इट इज अप्लाइज इन द एमएमआर रीजन, राइट, वो है इंक्लूसिव हाउसिंग। तो इंक्लूसिव हाउसिंग कैसा है कि जो भी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट में 4,000 स्क्वायर मीटर के ऊपर के लैंड में है, वहां पे 20% हाउसेस मतलब ईडब्ल्यूएस एलआईजी के लिए देना बंधन कारक है, और वो 20% हाउसेज जो मिलती है वो माडा को आती है या वहाँ के प्लानिंग अथॉरिटी को आती है इन सम प्लेसेस। तो अभी जिस तरह से खास करके पिछले कुछ साल में स्टेट गवर्नमेंट ने और बीएमसी ने और एमएमआरडीए ने, सिडको ने ये जो कनेक्टिविटी की इम्प्रोवाइजेशन या इंक्रीज मुंबई में जो हो रही है, चाहे वो कोस्टल रोड हो, अटल सेतु हो, नया एयरपोर्ट आ रही है आपकी नैना में आ रही है, या आपकी पनवेल के साइड का डेवलपमेंट है, तो ऑल दिस थिंग्स रेलवे कनेक्टिविटी, छोटे बाकी शहर में भी, जैसे थाने में भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी कोस्टल रोड आ रही है, अपना जो मल्टी मोडल कॉरिडोर है। तो इसके वजह से क्या है कि कॉन्सेप्ट ऑफ सिटी जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मतलब फोकस जो है आज जैसे है कि सबको, अगर आपने कहा कि आइलैंड सिटी या सबर्ब्स में रहना है, अगर मुझे अटल सेतु से अच्छा कनेक्शन मिलता है तो आई वुडंट माइंड गोइंग एंड स्टेइंग टुवर्ड्स पनवेल साइड आल्सो। नैना से अगर मुझे कनेक्टिविटी मिलती है तो आई वुडंट गो एंड माइंड स्टेइंग टुवर्ड्स नवी मुंबई साइड। कल्याण डोंबिवली, मीरा भाईंदर, ये इतने डेवलप हो चुके हैं, कनेक्टिविटी इतनी इंप्रूव हो चुकी है। तो अभी द जोन ऑफ प्रेफरेंस, ऑन द कॉन्ट्ररी, लोगों को ऐसा लगता है कि मुंबई में अगर घर लूंगा तो मुंबई में घर लेने के बाद मुझे फ्लैट के अलावा कुछ नहीं रहेगा। बट अगर मैं मुंबई के सबर्ब्स में और खास करके एमएमआर में मूव आउट करता हूँ तो वहां पे शायद सोसाइटी रहेगी, वहां पे वॉकिंग स्पेस रहेगी, अगर घर पे उनके बुजुर्ग रहते हैं तो उनको चलने के लिए गार्डन, पार्क, ये सब रहता है जी। बट इन अ नटशेल, इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी, ये जो मुंबई और एमएमआर में एक मेजरली इंप्रूवमेंट हो रही है, इसके वजह से ट्रैवल टाइम कम जाएगा। और ट्रैवल टाइम अगर कमता है तो आज ऐसे भी इन अ नॉर्मल डे अगर आप व्हीकल लेके निकलते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल आज इधर से जहाँ मेरी ऑफिस है, यहाँ से अगर मुझे मंत्रालय जाना होता, चर्चगेट कोस्टल रोड जब नहीं था, तो शायद ट्रैवल टाइम 1 घंटा, सवा घंटा था। राइट। अब पीक टाइम्स में शायद ज्यादा भी होता था। आज मैं यहाँ से 20 से 25 मिनट में मंत्रालय पहुंचता हूँ या वहां से वापस आता हूँ। अब इसी को एक्सपैंड कर रहे हैं वो लोग आगे जाके, बस हालांकि इसका ये बीएमसी का रोल है। बट हमारे राज्य के चीफ मिनिस्टर, डिप्टी सीएम्स बहुत ही फोकस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिकेशन इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी, ये जो एक थ्रस्ट चेंज हो रही है, ये थ्रस्ट की वजह से
मुझे ऐसे लगता है कि अगर इंक्लूसिव हाउसिंग हो, ये जो मैंने पॉलिसी के अंदर में आपसे कहा रीडेवलपमेंट प्लस जो ओरिजिनल रीडेवलपमेंट बीएमसी के थ्रू होती है या कॉर्पोरेशन के थ्रू होती है, उस पे कुछ जो सजेशंस है फॉर मेकिंग द हाउस अफोर्डेबल, वो सब अगर होता है तो डेफिनेटली हाउसिंग नीड का जो रिक्वायरमेंट है वो काफी हद तक पूरी की जा सकती है। अब इसमें जो चैलेंज है वो चैलेंज ये है, और शायद ये मेरा स्टेटमेंट थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बट एक 28 साल से महाराष्ट्र में काम करते हुए मुझे जो व्यक्तिगत लगता है, मुझे कहना चाहिए कि आज हम बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी एंक्रोच्ड है या स्लम्स है या जो लोग आते हैं उनको घर देने के लिए, कहीं ना कहीं हमें एक मैकेनिज्म ये भी सेट करना पड़ेगा प्लेस में कि आगे ठीक है जो हो गया सो हो गया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जहाँ पे लोग अतिक्रमण करते हैं या इंक्रोचमेंट करते हैं या स्लम्स में जाके रहते हैं वो कोई खुशी से करते हैं, उनको घर नहीं है, उनको रेंटल में कहीं कुछ नहीं मिलता, तो क्या करेगा, रहना तो है, काम करता है। सही है। तो अगर उनकी एक असेसमेंट करने के बाद में जो हाउसिंग स्टॉक ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5 ईयर्स नहीं, 5 ईयर्स का तो मैंने आपको एक टारगेट कहा जो हम लोग करने वाले हैं, बट मान लीजिए अगले 10-15 साल में एक उनकी हाउसिंग नीड्स कंप्लीट की जाती है और पॉपुलेशन ग्रोथ, माइग्रेशन, अर्बनाइजेशन, रूरल टू अर्बन मूवमेंट, ये एक डायनेमिक फैक्टर है। ये ऐसा नहीं है कि आज हम कह सकते हैं कि ये फिगर्स ही स्टैग्नेंट है या इतना तक ही है, बट हाँ इसमें अगर हम इन्फ्लक्स और इस तरह की जो एंक्रोचमेंट या स्लम डेवलपमेंट होती है या किसी भी कारण से लोग फॉरेस्ट एरिया में, सीआरजेड एरिया में इलीगली घर बनाते हैं, उससे भी हमें रोकना पड़ेगा। नहीं तो ये जो परपेचुअल प्रॉब्लम है डिमांड और सप्लाई में एक गैप का, शायद वो एक चैलेंज हो सकती है आने वाले सालों में। और मुझे उम्मीद है और उसके लिए एक पॉलिटिकल विल लगती है, अल्टीमेटली पॉलिटिकल विल भी चाहिए कि ये थंब रूल है कि भाई वी विल नॉट अलाउ दिस, अगर आना है तो लीगल तरीके से आओ। और ऑलरेडी मुंबई ओवर क्राउडेड है, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट इस मामले में सीज्ड है और डेफिनेटली इस पे विचार करके इसे कैसे रोका जाए उस पे भी स्टेट गवर्नमेंट कुछ विचार करेगी। जी संजीव जी, तो 2-3 और छोटे सवाल है मेरे। जो हमने कहा कि हम प्रोजेक्ट तो कर रहे हैं, प्राइवेट जो फर्म्स हैं, जो भी बिल्डर्स हैं, लोधा हो जो भी हो, उनके साथ भी मिलकर हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे रीडेवलपमेंट में हम साथ दें। उनका एक कहा जाए मोटो होता है कि वो एक हाउसिंग देते हैं, सिर्फ हाउसिंग नहीं, एक ऐसी सोसाइटी देते हैं जहाँ सब कुछ होता है, दैट पूल एंड ऑल। क्या म्हाडा भी ऐसा सोचता है, ऐसी कुछ प्लानिंग है कि भविष्य में ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज वो अफोर्डेबल रेट में लोगों तक पहुंचाएगी, पहला। और दूसरा ये है कि 5,000 करोड़ का बजट, अगर मैं कहूँ शायद मिनिमम हो, उससे ज्यादा भी हो सकता है, उस बजट में हम जो लाख घरों को डिलीवरी करने वाले हैं, क्या उनमें ऐसे एरियाज भी हैं, ऐसे स्लम एरियाज भी हैं जिन्हें 5 से 10 सालों में एक्वायर किया हो म्हाडा ने, ऐसे कुछ नए एरियाज या बीडीडी चौल जैसे एरियाज हैं? तो इस पे थोड़ा सा कर बता पाए। देखिए ऐसा है कि अभी तक जितनी इंटरव्यू हुई उस पर मैं डेफिनेटली रीडेवलपमेंट पे फोकस कर रहा था, बट मुझे शायद पहले कहना चाहिए था, बट अच्छा है आपने ये सवाल पूछा। म्हाडा इसके अलावा अभी हमारे एक हमारे अभी हमने स्कीम अभी लॉटरी में लाया था पिछले 2 साल से, पिछले साल भी आया, पहाड़ी गोरेगांव। हाँ। वहाँ पे बहुत अच्छी एमिनिटीज है। जी हाँ। और ये अभी हमारी कोशिश हो रही है। विरार बोरिज में पहले हम लोगों ने वसई विरार में घर बनाया था, लेकिन वहाँ पे एमिनिटीज नहीं थी, इसलिए घर नहीं जाती थी। तो वहाँ पे अब स्विमिंग पूल से लेके हॉस्पिटल, स्कूल्स, ऐसे प्रकार के, कहीं पे सीनियर सिटीजन कम्युनिटी मार्केट, ये सब करने का, ये मैं कह रहा हूँ आउटसाइड मुंबई का एरिया में। मुंबई के बारे में अगर बोला जाए तो पहाड़ी गोरेगांव एक एग्जांपल है। तो वही अभी हमारी फोकस हो रही है कि अगर हम एक लार्ज लेआउट लेते हैं तो लार्जर लेआउट में डेफिनेटली वी कैन प्रोवाइड बेटर एमिनिटीज। It could be a community hall, it could be a clubhouse, it could be a gym, it could be a swimming pool, it could be a library, it could be a reading room, and gardens and whatever be it. अब इसका क्लासिक एग्जांपल है बीडीडी चौल। अब बीडीडी चौल में ये सबसे बड़ा एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो म्हाडा की तरफ से इम्प्लीमेंट की जा रही है। सालों से ये चल रही थी, बट फॉर सम रीजन ये टेक ऑफ नहीं किया, और अब ये टेक ऑफ कर चुका है। और इसका पहला फेज का वर्ली का जो घर है वो हम मार्च में या अप्रैल में लोगों को दे रहे हैं। नायगांव का भी शायद हम कोशिश कर रहे हैं अगस्त सितंबर में देने को। एनएम जोशी का जो है, जो 3 जगह पे लोकेशन है, वो दिसंबर तक। और प्लानिंग ऐसी है कि 2028 से 2029 तक करीबन 17,000 के ऊपर लोग जो बीडीडी चौल में रहते हैं उनको अपना मालकी का 500 स्क्वायर फीट का घर देना। एंड
ये घर की कंस्ट्रक्शन इतनी अच्छी है क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर्स है यहाँ पे वो एस्टैब्लिश कॉन्ट्रैक्टर्स है, एल&टी है, टाटाज है, शापोजी है, बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स है। और यहाँ पे जो एम्यूनिटीज प्लान है वो एम्यूनिटीज डेफिनेटली इज मच बेटर देन इवन एनी प्राइवेट सोसाइटी। तो मुझे विश्वास है जब इसका फ्री सेल हम भले खुद बनाएं या हम इसे ट्रेडिंग करें फंड्स करने के लिए, और इसकी जो कमर्शियल आएगी उसकी डिमांड तो इतनी ज्यादा रहने वाली है कि उसका अंदाज मैं आज आपको दे नहीं सकता हूँ। इसी तरह से जैसे मैंने कहा पहले आपको कहा कि 2 प्रोजेक्ट पे जैसे अभ्युदय नगर है और जीटीबी नगर है, मोतीलाल नगर है, और जो प्रपोज्ड है आदर्श नगर रिक्लेमेशन, ये सब क्लस्टर में है। इसमें माडा विल बी दी सो कॉल्ड दी एसपीए, स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी। एक रिपेयर बोर्ड की तरफ से पहली बार हम लोगों ने एक कमाठीपुरा बोल के एक बहुत ही फेमस है, बट वो खैर ऐसा कुछ ऐसा नहीं है वहाँ पे। जी हाँ, जी हाँ, तो उसका पूरा मास्टर प्लान माडा को उसकी जवाबदारी दी गई थी। तो पूरी उसकी असेसमेंट करके वहाँ पे करीबन 8,000 के ऊपर रेसिडेंशियल नॉन रेसिडेंशियल लोगों को प्लस लैंड ओनर्स को उनको ये करने का, और पूरे लोगों से इंटरेक्ट करके सब तरह का अप्रूवल लेके उसका हमारा पूरा डीपीआर रेडी है। वी आर रेडी टू फ्लैश द टेंडर। अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से सिर्फ एक स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी जो कैबिनेट के डिसीजन के बेसिस पे था वो निकलना बाकी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब चूंकि इलेक्शन हो गया तो वो निकालेंगे। तो वो अगर होती है तो वन ऑफ द बिगेस्ट रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो जिसकी फेम कुछ और वजह से है, लेकिन वो उस सेक्टर में आएगी जहाँ पे आज के दिन में रेजिडेंशियल स्टॉक प्रोवाइड करने के लिए या कमर्शियल स्टॉक प्रोवाइड करने के लिए जगह ही नहीं है। और एक और चीज जो मैं शायद कहना भूल गया वो ये था कि देखिए अभी हम सिर्फ रेसिडेंशियल की बातें कर रहे हैं या रेंटल की बातें कर रहे हैं, या जो हम कहते हैं जो दुर्बल घटक है या जो ऐसे जो सेक्टर्स है लाइक सीनियर सिटीजन, वर्किंग वुमन, उनके लिए बातें कर रहे हैं। बट इसके साथ में मुंबई और एमएमआर में खास करके अगर हम आप पिछले कुछ साल का अगर आप अनुभव देखेंगे तो जो हमारे सर्विस सेक्टर्स है या आईटी सेक्टर्स है, ये जो मूव आउट किए हैं, मूव आउट करके वेदर इट इज मूव टू बैंगलोर, हैदराबाद, गुजरात या कुछ भी कारण है, तो उसका रीजन ये है कि जो कमर्शियल रिक्वायरमेंट है मुंबई में और एमएमआर में वो हम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो अभी एक फोकस ये भी आई है कि ये जो अपनी यूनिट्स छोटे सर्विस सेक्टर्स है, जैसे वीवर्क है जो वर्क अपन बोलते हैं प्लग एंड वर्क, राइट, ऐसे करके, तो इसको अगर सब प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशंस अगर इस पे फोकस करें तो हमारे अभी जितने हमारी मेगा प्रोजेक्ट्स है वो हर मेगा प्रोजेक्ट्स में कमर्शियल कंपोनेंट इज इक्वली इम्पोर्टेंट और वो उतना ही इंक्लूड किया गया है। और यही तरीका से अगर हम कमर्शियल हब्स की ग्रोथ भी प्रमोट करें, not only in Mumbai but in MMR and other places like पुणे है, औरंगाबाद है, नासिक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक टैलेंट फ्लो का रिवर्स माइग्रेशन हुआ है वो रिवर्स माइग्रेशन को हम स्टॉल कर सकते हैं। आज भी मुंबई कमर्शियल कैपिटल है देश का। आज भी मुंबई से जो रेवेन्यू स्टेट को या सेंटर को आती है उसका कंपैरिजन हम कहीं भी किसी के साथ नहीं कर सकते हैं। मुंबई की जो रोल है हमारे जीडीपी में, मुंबई की पर कैपिटा इनकम अगर आप देखो, मुंबई की जो एफडीआईज का और महाराष्ट्र की जो एफडीआईज का अट्रैक्शन करने का जो पोटेंशियल है, ये सबको अगर मद्देनजर रखा जाए तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि अ प्रॉपर बैलेंस ऑफ प्रमोटिंग रेसिडेंशियल, a proper balance of promoting commercial, a proper balance of promoting the so-called high consuming sectors like IT sector, service sectors, और अभी क्या ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, ये सब इतने मैंने आजकल वो जमाना गया जब मैं जहाँ रहता हूँ और मेरे वर्क प्लेस अब तो ऐसा हो गया है कि मैं दूसरे शहर पे भी रह के मैं शायद काम और अच्छा कर सकता हूँ इंस्टेड ऑफ बीइंग इन द प्लेस। तो ये जो एक मोबिलिटी चेंज आई है, और खास करके कोविड में कोविड ऑब्वियसली वाज अ वेरी बैड थिंग इन द कंट्री, इन द वर्ल्ड, बट कोविड में एक डेफिनेटली अच्छा चीज ये हो गया है कि मीटिंग कॉन्सेप्ट्स या इवन साइट विजिट कॉन्सेप्ट, ये सब जो है ना, ये जो ऑनलाइन कन्वर्जन खास करके गवर्नमेंट सेक्टर में जो हुई है, ये मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली बहुत ही इम्पैक्ट करेगी इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मुंबई, एमएमआर एंड महाराष्ट्र। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, इंडियन मास्टरमाइंड्स में आने के लिए। आपके साथ हमें जुड़कर बहुत ही खुशी हुई। तो म्हाडा एक ऐसा बिंदु है, सिर्फ बिंदु नहीं है, जिसके अंतर्गत पूरी मुंबई घूमती है। वहां पर अफोर्डेबल हाउसिंग यानी म्हाडा मुंबई में, जी हाँ, तो इतनी इंपॉर्टेंट बात हमने की है। संजीव जी से काफी अच्छी बात हुई। आगे भी आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इंडियन मास्टरमाइंड्स में ऐसे ही हम अपने देश को चलाने वाले मास्टरमाइंड्स यानी सारे प्रशासकीय अधिकारियों से मिलते रहेंगे और ऐसी इंटरेस्टिंग बातचीत भी होती रहेगी। हमारे साथ बने रहिए। मैं आपसे अलविदा कहती हूँ। नमस्कार।